हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से अधिगम के सिद्धांत एवं उसके जो प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए, किसी भी कार्य को सीखने में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य को सीखने के लिए। जो सीखने की प्रक्रिया है वो यदि मनोविज्ञान से उसको अलग कर दिया जाए तो वह जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वह क्या हो जाएगी, वह शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो सीखना या अधिगम जो है उसका जो सीधा संबंध है वो मनोविज्ञान से होता है। और जो अधिगम जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन में वह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं में परिवर्तन आता है। अब है इसमें मनोविज्ञान के द्वारा सीखने के सिद्धांतों को वर्णन कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कौन कौन से वो सिद्धांत होते हैं जो कि सीखने के सिद्धांत कहे जाते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने उनको अपने अपने तरीके से बताया है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ठीक है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है इसमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। फिर है अंतर्दृष्टि सिद्धांत और फिर है क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर। तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? इस सिद्धांत को दिया है थार्नडाइक ने। इसको अनुबंध सिद्धांत या हर्ष दुख सिद्धांत, संबंधवाद आदि भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रयत्न व जो भूल का जो सिद्धांत है उसको अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, हर्ष दुख का सिद्धांत कहते हैं और संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, बार बार भूल करके प्रयत्नों के द्वारा किसी भी व्यवहार को सीखता है। ठीक है, एक बार किसी कार्य को करने से वो भूल गया, उससे गलती हो गई और उसने फिर दोबारा प्रयत्न किया और फिर वो क्या हो जाता है, उस अधिगम क्रिया में सफल हो जाता है और जिसको कि वह क्या करता है, सीख लेता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी समस्या से निकलने के लिए शुरू से अनेक गलतियां करता है लेकिन बार बार करने से यह गलतियां कम हो जाती हैं। ठीक है, एक कार्य को हमने किया और उसको पहले हमने क्या किया कि उसमें हमने गलतियां कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा किया तो फिर से गलतियां कर दी, थोड़ी कम गलतियां की, फिर तीसरी बार किया तो थोड़ी और गलतियां कम की। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें बार बार गलतियां कम करने पर क्या होता है, उसका जो सीखने का जो प्रयास होता है वो अंत में क्या हो जाता है, वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, अंत में एक व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सीख लेता है। ठीक है, तो प्रारंभ में जो हुई गलतियों में व्यक्ति सीखता है और फिर उन गलतियों को दोहराता नहीं है। इस तरह बार बार प्रयास करने और त्रुटि को कम करने को ही प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। ये हो गया। फिर है थार्नडाइक के अनुसार, देखिए थार्नडाइक ने क्या कहा है कि सीखना परिस्थिति और उसके बीच के परिणामों का पारस्परिक संबंध है। ठीक है, तो जो सीखना की जो परिस्थिति है, सीखना क्या है, एक जो परिस्थिति है जिस परिस्थिति में सीख रहे हैं और उसके जो बीच के जो परिणाम है उनका एक जो पारस्परिक संबंध है वो सीखना बताया है थार्नडाइक ने। अब प्रयोग देखिए, तो प्रयोग क्या है थार्नडाइक का, तो थार्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी जो चटकनी थी वो दबाने पर दरवाज़ा खुल जाता था। उसने इस पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर एक मछली का टुकड़ा एक प्लेट पर रख दिया, जिसको देखकर जो बिल्ली है वो पिंजरे के अंदर उछलने कूदने लगी। ठीक है, फिर इसमें है कि इस उछल कूद में उसका जो पैर है वो अचानक चटकनी पर पड़ जाता है और जिसकी दबने से चटकनी दब गई और वह दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, चटकनी के दबने से क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली ने बाहर आकर मछली का टुकड़ा खा लिया। तो यह जो प्रयोग था वो थार्नडाइक ने बिल्ली पर कई बार दोहराया। ठीक है, फिर हर बार दरवाज़ा खोलने में जो होने वाली गलतियां थी वह धीरे धीरे क्या होगी, कम होती गई और अंत में एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि बिल्ली ने सीधा अपना जो पैर है वो सीधे चटकनी पर रख दिया और दरवाज़ा खोलना सीख लिया। ठीक है, उसने स्वतः ही वो दरवाज़ा खोलना सीख लिया। अब देखिए इसमें थार्नडाइक के सीखने के नियम। तो थार्नडाइक ने कुछ सीखने के नियम बताए हैं। तो पहला जो नियम बताया है वो है तत्परता का नियम, यानी कि कोई जो व्यक्ति है वह सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, वह तत्पर है किसी कार्य को करने के लिए, स्वेच्छा से रुचि के साथ वह किसी कार्य को करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस कार्य को जल्दी सीख लेगा। ठीक है, उसे वो अधिगम जल्दी प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल ज़बरदस्ती अगर किसी कार्य को करने को कहा जाए जिससे कि वह क्या करेगा,
एक तो उसको रुचि नहीं होगी, ठीक है, फिर उसको ज़बरदस्ती कहा जाए किसी कार्य को करने के लिए तो वह उस कार्य को सीख भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तत्परता का नियम कहता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को बार बार दोहराता है, ठीक है, किसी कार्य को करने की जो क्रिया है उसे बार बार दोहराता है। जैसे कि अगर हमने एक पाठ को पढ़ा, उसके बाद हमने उसे दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, तो क्या होता है, वो अभ्यास का नियम कहलाता है, ठीक है। हमें कोई गणित का सवाल एक बार में समझ में नहीं आता है, जैसे हमने उसको दोबारा किया, फिर उसके बाद तीसरी बार किया, तो अभ्यास के नियम से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम सीख लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभ्यास का नियम दो तरीके से बात करता है, एक तो उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम, ठीक है। तो उपयोग के नियम की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है, ठीक है, उपयोग कर रहा है, उस कार्य को बार बार करने का उपयोग कर रहा है, वह क्या कर रहा है, उस कार्य को कर रहा है। अगर किसी खिलाड़ी की अगर बात करें हम, तो अगर वो हॉकी खेल रहा है और हॉकी को बार बार खेल रहा है, तो वो बार बार क्या करेगा, वो अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो और अच्छे तरीके से सीख पाएगा किसी भी जो अपना जो गेम है उसे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अनुपयोग का नियम। तो अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि हमने कोई चीज़ सीखी है ऑलरेडी और हमने उसको कभी दोहराया नहीं, हमने उस पर कोई अभ्यास नहीं किया, ठीक है, उसका उपयोग ही नहीं किया कहीं पर, तो हमने जो सीखा भी है तो वो हम उसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुपयोग का नियम कहता है। अब है तीसरा जो है वो है प्रभाव का नियम। तो जो प्रभाव का नियम है उसको हम परिणाम का नियम या संतोष का नियम, संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रभाव का नियम का परिणाम का नियम और संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं इसे। इस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, सुखद परिणाम प्राप्त करता है, यानी कि अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, वो किसी कार्य को करने के लिए संतोष महसूस कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें कि किसी कोई क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक सुखद महसूस हो रहा है, सुखद एहसास महसूस हो रहा है उस कार्य को करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस कार्य को करेगा, ठीक है। किसी ने उसकी जो पेंटिंग है उसकी तारीफ कर दी तो उसका फिर वहाँ पे मनोबल बढ़ जाएगा, वह उस कार्य को करने के लिए और प्रेरित हो जाएगा, ठीक है, वो उस कार्य को बार बार करना चाहेगा। और वही अगर बात करें तो कोई जो व्यक्ति है वो बिना इच्छा के कोई कार्य कर रहा है तो वह उसको दुखद एहसास देगा, ठीक है, उसे इच्छा ही नहीं है उस कार्य को करने की और उसको ज़बरदस्ती कहा जाए उस कार्य को करने के लिए तो वह वहाँ पर उसके लिए दुखद, जिसे कि हम कह रहे हैं कि असंतोष का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको दुखद एहसास वहाँ पर महसूस होगा, ठीक है। तो ये नियम है थांडाई के। अब इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत जो है इसको प्रतिस्थापन सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया को सिद्धांत को प्रतिस्थापन सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को 1904 में पावलाव ने किया था, ठीक है। 1904 की ये बात है जब पावलाव ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया गया है, ठीक है। उद्दीपन के द्वारा यानी कि उद्दीपन की प्रतिक्रिया के द्वारा इसके ऊपर सीखने का बल दिया गया है, ठीक है, पावलाव के नियम में। फिर ये देखिए पावलाव के अनुसार, यानी कि पावलाव ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा है, तो उन्हें कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना है, ठीक है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना का है पावलाव ने। अब जैसे किसी बच्चे को अगर आइसक्रीम देख करके अपने आप ही उसके मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, हम कोई खट्टी चीज़ देखते हैं उससे पानी आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक अनुकूलित अनुक्रिया उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो प्रयोग देखिए पावलाव का, पावलाव ने अपना जो अनुकूलित अनुक्रिया का प्रयोग है वह एक कुत्ते पर किया, जिसको उसने एक ध्वनि रहित कमरे में, यानी कि उस पर उसके अंदर आवाज़ नहीं जा सकती थी, ऐसे ध्वनि रहित कमरे पर एक मेज से बांध दिया जिससे कुत्ते को बाहरी शोर प्रभावित न कर सके। उसमें उसने एक छोटी सी खिड़की खुली रख दी, ठीक है, मतलब उसमें एक खुली जिससे कि वह अंदर झांक सके, ठीक है, ऐसी खिड़की का बनाया उसमें कि जिससे वह अंदर झांक सके और कुत्ते की क्रियाओं को देखा जा सके। उसने कुत्ते की लार की नली को काट के, यानी कि उसको जो नली होती है अंदर उसको ऑपरेट करके, उसको काट करके उसको एक रबड़ की नली के द्वारा जोड़ करके कांच की कटोरी में रख दिया, जिससे कि कुत्ते की जो लार थी वह क्या हो, उस कटोरी में एकत्रित हो जाए। प्रयोग शुरू करने से पहले पावलाव ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रख दिया, जिसकी गंध और स्वाद के कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी।
दूसरी बार पावलोव ने भोजन रखने के साथ साथ एक घंटी भी बजाई। फिर कुत्ते ने मुंह से लार टपकने लगी। इस घंटी वाले प्रयोग को कई बार दोहराने में घंटी बजाकर कुत्ते को खाना दिया गया। अंत में एक स्थिति ऐसी आ गई कि केवल घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। इससे यह ज्ञात हो गया कि कुत्ता घंटी की आवाज़ से प्रतिबद्ध हो गया है, यानी कि वो जानने लग गया है कि घंटी की आवाज़ बजते ही मुझे क्या होगा, भोजन मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। इसमें भोजन प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, तो जो भोजन है इसमें वो क्या है, प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक है, और जो घंटी है वो एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, वो जिसका कि वो लार टपकना, इसकी जो एक क्रिया है। ठीक है, तो ये था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें कुछ नियम देखिए अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के। तो पहला जो सिद्धांत है वो है समय सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत में क्या होता है कि जो दोनों उत्तेजक होते हैं, यानी कि घंटी बजाना और उसके बाद खाना देना, तो उसके बीच का जो समय अंतराल होता है कि वो कितना कम है। ठीक है, कितने कम समय में कुत्ते को खाना दे दिया जाता है घंटी बजने के बाद, तो इसका जो प्रभाव है वो अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कुत्ते को घंटे बजा करके बिल्कुल एक निश्चित टाइम पर के एक फिक्स टाइम पर खाना दे दिया जाए, तो वो क्या होगा, उनके बीच का जो कम समय है उसको कम से कम रखा जाए। ठीक है, जिससे कि कुत्ते को पता चले कि मुझे कितने समय में खाना मिल जाएगा। फिर आता है इसमें तीव्रता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो जो क्रिया है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है तो वो कैसे व्यवहार में लानी होती है, उस क्रिया को शिक्षा हम उसे पहले दे देते हैं। ठीक है, और बाद में अन्य सामान्य शिक्षा देते हैं। अगर पावलोव ने जो घंटी बजाई है कुत्ते को खाना देने से पहले, ठीक है, तो अगर वह पहले क्या करते, खाना दे देते और फिर घंटी बजाते, तो वह नहीं समझ पाता कि घंटी बजने का क्या कारण है। ठीक है, वो अब खाना जैसे उसको घंटी बजने के बाद दी गई, तो उसे एहसास हुआ कि घंटी बजेगी तो वैसे ही मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो वह उससे क्या हो गया, एक प्रतिबद्ध हो गया। ठीक है, उसको उस चीज़ से वह घुल मिल सा गया। ठीक है, फिर आता है इसमें तीसरा जो है वो है एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, तो एक रूपता का सिद्धांत क्या है कि जो अनुक्रिया है उसको दोहराना चाहिए। ठीक है, बार बार उस कार्य को करना चाहिए, जिससे क्या होता है, आसानी हो जाती है सीखने में। ठीक है, फिर आप देखिए इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहता है कि कोई भी कार्य जब बार बार दोहराई जाए, उसको बार बार रिपीट किया जाए, तो वह क्या होती है, वो व्यवहार में आ जाती है। जैसे बार बार कुत्ते ने घंटी बजाने पर उसको क्या हुआ, तुरंत उसको भोजन मिल गया, तो वह क्या हो गया, उसके व्यवहार का एक अंग बन गया। फिर आता है व्यवधान का सिद्धांत। ठीक है, जो पांचवा है व्यवधान का सिद्धांत। तो जो पावलोव के अनुसार अगर सिद्धांत की बात करें तो जो जगह होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब कोई अधिगम क्रिया है, कोई जैसे बच्चों की अगर बात करें तो किसी कार्य को सिखाने के लिए कैसा माहौल हो, बिल्कुल शांत माहौल हो। जैसे कि इस प्रयोग में कुत्ते को एक शांत कमरे में रखा गया, जिससे कि उसको बाहर का जो शोरगुल था वो ना सुनाई दे, और वो उसकी जो अधिगम की जो क्रिया थी वह जल्दी हो सके। ठीक है, तो व्यवधान ना पैदा हो किसी भी कार्य को सीखने के लिए, तो ये कहता है व्यवधान का सिद्धांत। अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट आता है वो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने 1938 में किया था। इस सिद्धांत की रचना के लिए इन्होंने चूहे, कबूतर आदि प्राणियों पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, ठीक है, याद रखना है ये कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसको नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलित सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम अनुक्रिया को अधिक संभाव्य और अधिक दूरत्व बनाया जाता है। ठीक है, तो स्किनर ने क्या कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन के द्वारा क्या है, जो अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या बनाया जा सकता है, अधिक संभाव्य बनाया जा सकता है, यानी कि सीख सकते हैं, संभव किया जा सकता है किसी कार्य को सीखने में, और उसको अधिक और अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं जो कि अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित थे, और इन आधारों पर ही उन्होंने दो व्यवहारों को बताया है, प्रसूत व्यवहार और अनुक्रिया व्यवहार। ठीक है, फिर देखिए जो प्रसूत व्यवहार है उसमें क्या आता है कि जो कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए किसी उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो क्या है, जो अनुक्रियाएं, ठीक है, अनुक्रियाएं स्वेच्छा से
होती हैं वो प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आती हैं, जैसे किसी मानव को स्वयं हाथ पैर हिलाना, ठीक है, कुछ पढ़ना लिखना, बच्चे अपनी इच्छा से एक खिलौने को छोड़कर दूसरे को उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो स्वयं की इच्छाओं पर होती हैं, ठीक है, ये प्रसूत व्यवहार में आएगा ये। अब जो नेक्स्ट है वो है अनुक्रिया व्यवहार, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने व कराने के लिए किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है। बिना उद्दीपन के क्रिया होने की संभावना या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, ठीक है। और तो ऐसी जो क्रियाएं हैं या अनुक्रियाएं हैं जो किसी उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं, ठीक है। जो कोई ऐसी क्रिया है जो कि उद्दीपन के कारण हो तो वह उसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रिया व्यवहार कहेंगे। जैसे सुई चुभने पर हाथ हटा लेना, खाना दिखाई देने पर मुंह में लार आना, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्रिया है जिसमें कि क्या है, उद्दीपन का होना होता है, तो उसको अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पुनर्बलन। तो पुनर्बलन देखिए कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का आधार पुनर्बलन को माना है। स्किनर के अनुसार प्रबलन या पुनर्बलन जितना अधिक शक्तिशाली होता है, व्यवहार की आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होती है। पुनर्बलन वांछित व्यवहार के रूप में सीखने के कार्य में भरपूर सहयोग देता है, ठीक है। तो जो पुनर्बलन है तो स्किनर ने उसको क्या कहा है, जो सीखने का जो यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूल का जो आधार है उसको क्या माना है कि पुनर्बलन माना है, ठीक है। और स्किनर ने कहा है कि जो पुनर्बलन है वो जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतने ही अधिक अच्छे तरीके से अधिगम क्रिया होगी, ठीक है, उतनी ही अधिक तरीके से आवर्ती भी होगी, यानी कि अधिगम होगा। पुनर्बलन वांछित व्यवहार के रूप में सीखने के कार्य में भरपूर सहयोग देता है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। तो पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है कि जब कोई उद्दीपन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी क्रिया को जिससे क्या हो कि कोई क्रिया हो और किसी उद्दीपन को हटाने पर भी कोई क्रिया हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो अनुक्रिया है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो खेल में कोई बच्चा अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उस बच्चे को क्या करेंगे, अगर हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसके व्यवहार में क्या होता है, वैसे ही संभावना बढ़ जाती है, वो खेल के प्रति अधिक रुचि लेने लगेगा और अच्छे तरह से खेलेगा। तो उसके व्यवहार में क्या हो गया, एक क्या हो गया, इसमें उसका उद्दीपन मिलने से उस जो अनुक्रिया है उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रशंसा शब्द होगा तो वो क्या होगा, एक उद्दीपन का कार्य करेगा और जिससे क्या होगा कि जो व्यवहार है एक विद्यार्थी का जो खेल खेल रहा है तो उसके व्यवहार में वो अनुक्रिया आ जाएगी, वह और अच्छे तरीके से उस कार्य को करेगा। अब इसमें देखिए WF हिल के अनुसार, तो WF हिल ने पुनर्बलन को कहा है कि पुनर्बलन एक अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। तो पुनर्बलन को क्या कहा है कि एक अनुक्रिया का परिणाम कहा है जिससे कि क्या भविष्य में भी वो जो अनुक्रिया है वो उसमें वृद्धि हो, उसकी जो संभावना है वो बढ़े, ठीक है। फिर इसमें देखिए स्किनर ने जो है वो पुनर्बलन के लिए दो प्रकार बताए हैं। पहला जो है वो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ठीक है। तो धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन स्किनर ने दो प्रकार बताए हैं पुनर्बलन के। तो देखिए इसमें धनात्मक पुनर्बलन की अगर बात करें तो यह उद्दीपन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है या यह उत्तेजक होते हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे भोजन, पानी, सम्मान और प्रशंसा आदि। तो ये धनात्मक पुनर्बलन में आ जाएगा। अगर किसी को भूख लगी है उसको भोजन दिया जाए, ठीक है, तो उसको एक पुनर्बलन मिल जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए पानी भी एक पुनर्बलन में आएगा, धनात्मक। और सम्मान, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए किसी को सम्मान दिया जाए तो उसमें क्या होगी, उस अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रशंसा भी एक धनात्मक पुनर्बलन में आएगा। वहीं अगर बात करें तो दूसरा जो है ऋणात्मक पुनर्बलन, तो यह किसी भी अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है और परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय जो अनुक्रिया है उसकी संभावना को बल देता है, ठीक है। जो ऋणात्मक पुनर्बलन है वो क्या हो गया, जैसे डांट हो गया, अपमान हो गया, दंड हो गया, ठीक है, तो ये इसके उदाहरण होंगे, ठीक है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है ऋणात्मक पुनर्बलन से, जिसके कारण क्या होती है, जो अनुक्रिया है उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। आगे इसमें देखिए स्किनर ने अब कौन से प्रयोग किए हैं। तो पहला जो प्रयोग देखिए स्किनर ने अपने जो प्रयोग हैं वो किस पे किए हैं, पहले देखिए चूहों पर और कबूतरों पर किया है उन्होंने, जिससे क्या हुआ कि उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। चूहों और कबूतरों के पर जो प्रयोग किए गए उनके व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिला, तो इसमें जो पहला प्रयोग है वो है
स्किनर ने स्वाभाविक व्यवहार को अद्भुत करने की दृष्टि से एक बॉक्स तैयार किया जिसे स्किनर का बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने अपने इस बॉक्स को अंधकार युक्त शब्दविहीन बनाया जिसमें चूहे को ग्रिल युक्त संकरे रास्ते से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता था। प्रयोग शुरू करने से पहले इस स्किनर ने कई दिनों तक चूहे को भोजन नहीं दिया जिससे वह भूखा रहकर अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सके। स्किनर के इस बॉक्स में एक लीवर था जिस पर पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी या वो जो बल्ब था वहाँ पे वो जल जाता था और खट की आवाज़ से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता था। प्रयोग आरंभ करने पर स्किनर ने चूहे को उस बॉक्स में छोड़ दिया। जैसे ही चूहा इधर उधर घूमने लगा तो क्या हुआ, जब वो चूहा ग्रिल युक्त रास्ते से गुजरा तो उसका जो पैर था वो अचानक से उस लीवर पर पड़ गया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, जो प्रकाश युक्त बल्ब था वो जल जाता है और खट की आवाज़ से होते ही चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। प्रारंभ में जब इस क्रिया को वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, ये कैसे खाना आ रहा है, इस तरीके से उसको क्रिया समझ में नहीं आई चूहे को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको एहसास होने लगा। ठीक है, वह क्या करता, बहुत देर देर तक भोजन प्राप्त करता पहले पहले, फिर धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता गया। बहुत धीरे धीरे क्या कर गया, सीख गया। और कब एक बार तो ऐसा हुआ वो सीधे जा कर के लीवर पर पैर रख देता है और जिससे कि जो बल्ब होता है वो जल जाता है और उसको भोजन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये जो व्यवहार था वो सामान्यकरण हो जाता है, यानी कि चूहा उससे उस कार्य को करने की उसे आदत हो जाती है। ठीक है, सामान्यकरण हो जाता है आदत में। अब देखिए जो प्रयोग नंबर 2 है, तो स्किनर ने अपना जो दूसरा प्रयोग है वो कबूतरों पर किया है, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष संयंत्र पेटिका का निर्माण किया है जिसे कबूतर पेटिका या बॉक्स कहते हैं। अपने इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी तरफ से एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर ही चोंच मारना सीख जाए। इसके लिए भी उन्होंने कबूतर को भूखा रखा और यहाँ पुनर्बलन के रूप में कबूतर को अनाज का दाना प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि कबूतर सही दिशा में घूम कर चोंच मारता तो उसे दाने की प्राप्ति होती, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे क्या होता, अनाज का दाना यानी कि जो पुनर्बलन था वो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से पुनर्बलन देने पर कबूतर एक ही बार में सही दिशा में घूमकर निश्चित स्थान पर चोट मारना सीख गया। इससे कबूतर के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, कबूतर को भूख लगती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे चोट मार के खाना मिल रहा है, तो वो डायरेक्ट ही वहाँ पे चोट मारना सीख गया और जिससे कि उसे जो दाने थे वह मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चौथा जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य यानी कि अर्थ क्या है, समग्र रूप से या समग्राकृति या आकृति की पूर्णता से है। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से जो पूरा जो कार्य की अगर बात करें, यानी कि कोई आकृति हम बना रहे हैं तो उसको पूरा करना, यानी कि पूरी तरह से पूर्णता लाना। ठीक है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया है, वर्दीमान, कोहलर व कोफका ने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर समग्रवाद की बात करें तो समग्रवाद के अनुसार व्यक्ति कार्य को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक है, कि कोई भी कार्य क्या करता है वो थोड़ा नहीं सीखता बल्कि उसको क्या करता है, पूरी तरह से सीखता है। प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी समस्या का हल सरलता से नहीं खोज पाते तो अब हम क्या करते हैं, सूझ के द्वारा उसका हल ढूंढते हैं। यदि समस्या का सुझाव तुरंत मिलता है तो वह सूझ या अंतर्दृष्टि की विधि कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी कार्य का जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, हम अपनी सूझबूझ के का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी कार्य की समस्या का जो हल होता है उसे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो वर्दीमल के अनुसार देखिए, समग्रवाद उद्दीपनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है। ठीक है, तो वर्दीमल ने क्या कहा है कि जो समग्रवाद है वो उद्दीपनात्मक परिस्थिति को समझने की एक विधि है। अब इसमें प्रयोग देखिए कोहलर के द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया। तो पहला प्रयोग है इसमें, कोहलर ने सुल्तान नाम के जो चिंपैंजी का एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत पर एक केलों का गुच्छा इस तरह से बांध दिया कि इतनी ऊंचाई पे बांध दिया कि जो चिंपैंजी है वह उछल करके उसको प्राप्त न कर सके, और केले देखते ही सुल्तान उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो उछलता कूदता है लेकिन उसे वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं और फिर वह क्या करता है, हताश होकर के बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर क्या होता है कि अचानक से उसकी जो नज़र होती है, निगाह,
उस कमरे में पड़े हुए बॉक्स पे पड़ती है, जिनको देखकर उसको एक सूझ आती है। ठीक है, उसको अपने आप ही समझ आता है कि क्या करना पड़ेगा अब। तो जिसके फलस्वरूप वो क्या करता है, उन बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखता है और फिर उस बॉक्स में चढ़ करके केलों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रयोग नंबर फर्स्ट है। फिर इसमें दूसरा जो प्रयोग करते हैं कोहलर, तो वह क्या है कि कोहलर ने अपने दूसरे प्रयोग में बॉक्स के स्थान पर छड़ी के 3-4 टुकड़े डाल दिए होते हैं बॉक्स के अंदर, जो कि क्या है, आपस में जुड़ सकते हैं। और कोहलर ने चिंपैंजी को पहले की भांति एक कमरे में बंद करके कमरे की छत में केले लटका दिए। ठीक है, जिसकी उसकी जो पहुंच से बाहर थे, जो चिंपैंजी था उसके पहुंच से बाहर थे। जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान, यानी कि सुल्तान की पहुंच से बाहर थे। जब सुल्तान क्या करता है, उसे उछल करके उसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ क्या लगती है, सिर्फ असफलता ही लगती है। तो वो क्या करता है, थक करके फिर बैठ जाता है। उसकी फिर जो नज़र होती है वो किस पे पड़ती है, फिर उन टुकड़ों पर पड़ती है जो कि एक डंडों के, छड़ियों के टुकड़े होते हैं। ठीक है, डंडों के टुकड़े होते हैं, तो जिन्हें कि वो आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। वो क्या होता है, जैसे ही वो जो चिंपैंजी होता है उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो आपस में जुड़ते रहते हैं। जिससे क्या होता है, उन छड़ी को जोड़ करके वह क्या करता है, उसकी सहायता से जो केले हैं उनको नीचे उतार देता है। ठीक है, फिर है इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नियम। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कुछ नियम हैं। तो पहला जो नियम है संरचनात्मक का नियम। इस नियम की अगर बात करें तो कोई भी कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को सीखते टाइम जो थोड़ी बहुत जो गलतियां होती हैं तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर हम उस कार्य को बहुत बारीकी से देखें कार्य को करते हुए, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं वो भी नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये संरचनात्मक का नियम कहता है। अब दूसरा जो नियम है वो है समीपता का नियम। ठीक है, तो समीपता का नियम क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो एक समान एक ही आकृति की वो वस्तु होगी। जैसे त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की जैसे ही बनावट का हमें दूसरी चीज़ दिखेगी तो हम भी उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, यानी कि एक ग्रुप के हैं, यानी कि हम उसको भी त्रिभुज मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्य करता है। फिर आता है दूसरा समानता का नियम। तो समानता के नियम में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक जैसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, हम कभी कहते हैं ना कि अरे इसकी शक्ल तो उससे मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ तो उसकी तरह दिख रही है, तो ये क्या हो जाता है, समानता का नियम हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है समापन का नियम, यानी कि इसमें क्या होगा कि किसी भी जो क्रिया हम कर रहे हैं तो उसको बंद करने का, यानी कि हमें क्या होता है कि वो उसको क्या करना, इस कार्य को करना बंद कर देना है। ठीक है, तो ये समापन का नियम कहता है। फिर आता है निरंतरता का नियम। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो हम निरंतरता होती है, निरंतर कार्य करने की जो नियम बताता है कि ये कार्य अभी करना है, फिर इसके बाद हमें ये कार्य करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहता है जो नियम, जो निरंतरता। ठीक है, तो ये निरंतरता का नियम बताता है। अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है कर्ट लेविन का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इस सिद्धांत को 1980 में कर्ट लेविन ने दिया था। यह एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कर्ट लेविन कौन थे, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत सीखने की ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो जो कर्ट लेविन का सिद्धांत है, उनका जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किसके पक्ष में आता है, ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। कर्ट लेविन के इस सिद्धांत के आधार पर वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार क्या है, वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। अब इसमें है लेविन के अनुसार, तो व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित प्रारूप में निर्धारित करने वो प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो ये लेविन ने कहा है कि जो अब व्यक्ति के अगर व्यवहार को समझना है तो जो व्यक्ति की स्थिति है, उसकी जो उद्देश्य है, उससे संबंधित प्रारूप को निर्धारित करना और उनके जो प्रयत्न हैं तो उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक होती है। अब देखिए लेविन ने इसे निम्न सांकेतिक रूप से बताया है। ठीक है, तो लेविन का जो सांकेतिक रूप है वो ये है कि B = F PE। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोष्ठ में दिया है PE। तो B का अर्थ क्या होगा, बिहेवियर, F का फंक्शन, P का पर्सन और E का एनवायरनमेंट। ठीक है, B में बिहेवियर यानी कि व्यवहार, फंक्शन यानी कि क्रिया प्रक्रिया, और पर्सन की बात करें तो व्यक्ति, और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। ठीक है, तो ये बताया है सांकेतिक रूप लेविन। यहाँ F का प्रयोग क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है, तो F का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन बताया था तो यहाँ पे F का जो प्रयोग है वो फील्ड के लिए किया गया है, यानी कि क्षेत्र के लिए किया गया है। लेविन ने अपने सिद्धांत में गणित के शब्दों जैसे क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप आदि का प्रयोग किया है।
सामान्यतः सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति वातावरण, बाधाएं, विजय व उद्देश्यों की प्राप्ति की व्याख्या लेविन ने की है। यहाँ जो बाधाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक या भौतिक भी हो सकती हैं। तो लेविन ने गणित के शब्दों का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में। और सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या प्रभावित करता है, जो वातावरण हो गई, ठीक है, बाधाएं हो गई, विजय हो गई, किसी चीज़ का उद्देश्य हो गई, तो इनकी प्राप्ति की व्याख्या लेविन के द्वारा की गई है। अब इसमें देखिए क्षेत्र सिद्धांत की अवधारणाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, तो क्षेत्र सिद्धांत किन अवधारणाओं का प्रयोग करता है? तो पहला जो सिद्धांत होगा वो है जो क्षेत्र सिद्धांत की जो पहला अवधारणा है वो है जीवन विस्तार। तो जीवन विस्तार की अगर बात करें तो जीवन विस्तार को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि ऐसा वातावरण जिसमें कि व्यक्ति रहता है। जीवन विस्तार का अर्थ हो गया कि जिसमें व्यक्ति रहता है, ऐसा वातावरण जो कि उसको प्रभावित करता है, एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वयं की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ योग्यताएं भी होती हैं। ठीक है, जिनमें कि वो क्या करता है, उसका इनसे बाहर क्या होता है, इनका जो वातावरण होता है तो इनसे वो घिरा होता है। ठीक है, वातावरण से एक व्यक्ति घिरा होता है। फिर जो दूसरी जो अवधारणा है वो है व्यक्ति। तो अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की क्या होता है कि वह किसी कार्य को करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, वह उस कार्य को अगर कर ले तो वह बहुत अपने आप को सुखद महसूस करता है। और वहीं अगर वह उस कार्य को सफल ना हो, उस कार्य को करने में, तो वह क्या होता है, तनाव में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक बाधा उत्पन्न करता है व्यक्ति के जो अधिगम क्षमता है उसमें। ठीक है, तो उन जो अवरोध है उनको दूर करने के लिए क्या करेगा, व्यक्ति प्रयास करेगा। और वहीं अगर उसने वो बाधाओं को क्रॉस कर लिया, उसको दूर कर लिया, तो वह क्या हो जाता है, वह संतोष प्राप्त करता है। ठीक है, फिर इसमें जो नेक्स्ट है वो है बाह्य आवरण। तो बाह्य आवरण को हम विदेशी माल भी कहेंगे, यहाँ पे विदेशी जो फॉरेन हॉल भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक रूप से और जो शारीरिक रूप के से वातावरण के भाग में आता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक व सामाजिक वातावरण के भाग आते हैं जो कभी कभी क्या होते हैं, विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन विस्तार के अंग हो जाते हैं। तो बाह्य आवरण यानी कि बाह्य जो आवरण कह सकते हैं हम, जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब इसमें है तल रूप। ठीक है, तल रूप क्या होगा कि जो इसमें अगर बात करें लेविन की, तो लेविन ने इसमें गणित के शब्दों का प्रयोग किया है तल रूप के लिए। जो लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, तो इस तरह से इसकी व्याख्या की है कि कौन सी चीज़ किसके आगे है। ठीक है, जब हम अधिगम क्रिया कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो कौन सी चीज़ किसके आगे है, किससे पीछे है, कहाँ पर है, किस स्थिति में है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इस तरीके से तल रूप को भी इसमें अवधारणा माना गया है। फिर आता है इसमें कर्षण शक्तियाँ। तो ये ऐसी शक्तियाँ भी कर सकते हैं इनको कि यानी कि व्यक्ति के जीवन में ये उद्देश्य से अभिप्रेरित होते हैं। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कर्षण शक्तियाँ हैं, जो कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, धनात्मक से व्यक्ति अधिक जल्दी सीखता है और वहीं ऋणात्मक से वह क्या होता है, अपने उद्देश्य से दूर होता है। फिर आता है इसमें अवरोध। ठीक है, यानी कि अवरोध पैदा होना किसी कार्य को करते समय। ठीक है, तो बाधा उत्पन्न होना, तो यह भी क्या होता है, एक क्या होता है यहाँ पे अवधारणा कहा है इसको, अवरोध को। फिर आता है सदिश। ठीक है, तो सदिश क्या है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होती है। तो सदिश जो शब्द है वह किसका का शब्द है, वह भौतिक विज्ञान का शब्द है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को वो शक्तियाँ और वो दिशा प्राप्त हो जाती है जिसमें वो मतलब वह जो सीखना चाहता है, जो अधिगम क्रिया करना चाहता है, तो उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ये सदिश भी यहाँ पर एक अवधारणा मानी गई है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स सारे के सारे सिद्धांत। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।